नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। कल प्रथम गुणस्थान की हमने विस्तृत जानकारी की थी। आज दूसरा गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासादन सम्यक्त। सासादन गुणस्थान उसे सम्यक्त भी कहते हैं। जिस उपसम सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक्त की विराधना तो हो गई और अभी मिथ्यात्व में नहीं आया, मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आ पाया, उस बीच की अवस्था का नाम है, या उस बीच के परिणामों को हम कहते हैं सासादन। ठीक है। सासादन का अर्थ क्या है? सा आसादन, यानी आसादन का अर्थ होता विराधना। जिसने सम्यक्त की विराधना की है या उसकी असाधना की है, वो जीव को कहते हैं सासादन। इसके परिणामों को, मतलब इस प्रकार के बीच वाले जो परिणाम हैं उसको कहते हैं सासादन सम्यक्त। ठीक है। अब एक और अर्थ निकालते हैं। आयम असादयति इति आसादनम। इससे व्याकरण के माध्यम से इन्होंने अर्थ निकाला कि आसादनम बना है। तो आसादन का अर्थ क्या है? जो औपसमिक सम्यक्त की, आय मतलब लाभ को नष्ट कर दे। आया समझ में? जो औपसमिक सम्यक्त की आय मन लाभ को नष्ट कर दिया, क्योंकि औपसमिक सम्यक्त का काल ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली और कम से कम एक समय शेष रहने पर अनंतानुबंधी कसाय में से कोई भी कसाय का, क्रोध मान माया लोभ का उदय आ जाता है, उसी समय उसकी विराधना हो जाती है। तो आया समझ में? तो ये हो गया जो औपसमिक सम्यक्त की आय माने लाभ को नष्ट कर दी। इस आसादन के साथ जो रहे उसे क्या कहती है? सासादन। इसका दूसरा नाम शासन भी है। असन अर्थात सम्यक्त की विराधना उसके साथ है, मतलब असन यानी सम्यक्त, उसकी विराधना के साथ जो है उसे शासन कहते हैं। अब आचार्य भगवंतों ने कई नाम इसके बताए हैं, तो यहाँ पर भी हमने आप लोगों को जानकारी दे दी है, लेकिन सामान्य से सब जानते हैं कि इसका नाम है सासादन, जो असाधना आसाधन से सहित है, यानी विराधना से सहित है। इस गुणस्थान वाला जीव असद दृष्टि है। सम्यक दृष्टि नहीं है, सद दृष्टि नहीं है, असद दृष्टि, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी जनित विपरीत अभिप्राय है। अनंतानुबंधी कसाय की वजह से उसका सारे कुज्ञानी हो जाता है, दृष्टि भी विपरीत हो जाती है। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कोई पर्वत के शिखर पर से गिर पड़े और भूमि पर ना पड़े, तो ऐसी बीच की स्थिति होती है। इसी तरह जो सम्यक्त रूपी शिखर से तो गिर जाए और मिथ्यात्व रूपी भूमि पर नहीं आया, तो ऐसे बीच के परिणामों का नाम है सासादन गुणस्थान। इस गुणस्थान में चारों गति के जीव होते हैं। इस गुणस्थान में चारों गति के जीव इस गुणस्थान में आ सकते हैं, और प्रथमोपसम सम्यक्त से गिर करके। अभी हम प्रथमोपसम सम्यक्त तो बता रहे हैं, लेकिन औपसमिक सम्यक्त के 2 भेद होते हैं, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। तो द्वितीयोपसम से गिर करके भी दूसरे गुणस्थान में आ सकता है और प्रथमोपसम से भी आ सकता है। इसलिए सामान्य से अपन ये समझ लो कि औपसमिक सम्यक्त से गिरा हुआ जीव ही दूसरे गुणस्थान में आता है। ठीक है ना। अब लेकिन विशेषता है। क्या विशेषता है? कि सासादन गुणस्थान में मरण करके कभी भी कोई नरक में जा नहीं सकता। नरक से निकल तो सकता है, लेकिन नरक में जा नहीं सकता है। नरक गति में जीव सासादन गुणस्थान को उत्पन्न कर सकता है, और सम्यक्त से च्युत होकर नारकी भी सासादन सम्यक्त को प्राप्त हो सकते हैं।
और वहाँ नरक से सासादन सम्यक्त्व के साथ बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नरक में सासादन सम्यक्त्व के साथ जा नहीं सकते हैं। इन नियम है। सासादन गुणस्थानवर्ती जीव के तीर्थंकर प्रकृति, बाहरक दुख, इनमें से किसी की सत्ता नहीं होती है। तीर्थंकर प्रकृति वाला भी नहीं आ सकता है दूसरे गुणस्थान में, और आहारक दुख वाला भी नहीं आ सकता। इनमें से किसी की भी सत्ता हो तो वह जीव सासादन गुणस्थान में नहीं आ सकता। सासादन सम्यक दृष्टि जीव की विशेष जानकारी के लिए अपन कुछ सासादन सम्यक दृष्टियों के प्रकार का वर्णन करते हैं। जैसे प्रथमोपसम च्युत सासादन, प्रथमोपसम से च्युत हुआ है। जो जीव प्रथमोपसम से च्युत होकर इस गुणस्थान में आए उसका नाम क्या हो गया? प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि जीव। अब दूसरा है द्वितीयोपसम च्युत सासादन, सासादन अमृत सासादनम। अब देखो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? जो जीव द्वितीयोपसम से च्युत होकर, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में आ गया है, वह मरण करे तो द्वितीयोपसम च्युत सासादन मृत सासादन है। क्योंकि इस सासादन गुणस्थान मरण करेगा जो जीव, वो नियम से देवगति जाएगा। यह जीव नियम से देवगति में उत्पन्न होता है। सासादन जीव पर्याप्त हो जाता है, लेकिन अपर्याप्त में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये नियम है। ये जो सासादन सम्यक तो बनेगा वो सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में बनेगा, और जैसे ही पर्याप्त तक होगा ना तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये नियम है कि दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले गुणस्थान में ही आएगा। ये दूसरा गुणस्थान चढ़ने का नहीं है, गिरने का है। ऊपर से गिरेगा और गिर करके फिर पहले में आएगा। फिर पहले गुणस्थान से जरूर वह ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन दूसरे गुणस्थान से कभी भी चढ़ता नहीं है। ठीक है ना? इन सब चीज़ों की अच्छी धारणा बनाना। अब है तीसरा प्रथमोपसम च्युत सासादन मृत सासादन। जो जीव प्रथमोपसम सम्यक्त से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में आ गया है, वह यदि मरण करता है तो करे तो वह प्रथमोपसम च्युत सासादन मृत सासादन है। क्योंकि ऐसा जीव मरण करके कहाँ कहाँ जा सकता है? तो ऐसा जीव मरण करके त्रियंच गति में जा सकता है, मनुष्य गति में जा सकता है, और देव गति में जा सकता है। क्योंकि ये तो अपन पहले सुन करके आ गए, सासादन गुणस्थान वाला मरण करके नरक गति में नहीं जाता है। तो देखो, अब आपको थोड़ा सा मन में प्रश्न उठेगा कि द्वितीयोपसम के लिए तो आपने अकेला देवगति ही पहुंचाया, और प्रथमोपसम के साथ तो आप तीनों गति में। अब देखो, द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि जीव जब उपसम श्रेणी की चढ़ने के सम्मुख होता है तब द्वितीयोपसम सम्यक बनाता है, और द्वितीयोपसम सम्यक तो जब भी होगा तो क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जीव ही तीन करण करके उस सम्यक प्रकृति को दबाता है, तब द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन होता है। और फिर उपसम श्रेणी चढ़ता है, फिर वहाँ से वह गिर करके द्वितीय गुणस्थान में आ जाता है। तो ऐसा जीव यदि दूसरे गुणस्थान में आके मरण करता है तो नियम से देवगति में ही जाता है। अब प्रथमोपसम सम्यक्त वाला है, वह यदि दूसरे गुणस्थान में आया है, और यदि उसने पहले आयु का बंध कर लिया है, पहले आयु का बंध कर लिया है, तो कहाँ जा सकता है वो? त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है, और देव गति में भी जा सकता है। ठीक है ना? इसलिए बद्धायुष्क जो रहेगा वह तीनों में जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। और जो द्वितीयोपसम वाला है वो नियम से देवगति में ही जाता है। अब देखो, विग्रह गति समाप्त सासादन, विग्रह गति समाप्त,
कोई जीव सासादन गुणस्थान में 2 या 1 समय शेष रहने पर मरा तो उसका वह गुणस्थान जन्म स्थान पर पहुंचने के पहले ही पहुंचने तक ही पूर्ण हो सकता है। अब पूर्ण हो गया तो अपर्याप्त अवस्था में ही तो रहा। तो ऐसा जीव विग्रह गति समाप्त सासादन। अब विग्रह गति में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोड़े होंगे? 3 मोड़े, 3 ही। लेकिन निष्कुट क्षेत्र में जाता है तो ही 3 मोड़े होते हैं, बाकी तो तृष्णाली में रहेगा तो 2 मोड़े होते हैं। तो 2 मोड़े तक ही सासादन गुणस्थान रहा, और जैसे ही वह मोड़ा पूर्ण करने के बाद वर्गणा को ग्रहण शुरू किया, मिश्रावस्था आई, तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ठीक है ना? कितनी अच्छी बात है। विग्रह गति समाप्त सासादन, माने विग्रह गति में ही रहता है और समाप्त होते ही मिथ्या दृष्टि बन जाता है। अब आगे, निर्वृत्ति अपर्याप्त समाप्त सासादन। जो जीव जन्म स्थान पर पहुंचकर भी सासादन रहते हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। जन्म स्थान पर पहुंच करके वे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही अपना सासादन गुणस्थान पूर्ण कर लेते हैं, तो वो क्या होगा? निर्वृत्ति अपर्याप्त। अभी पर्याप्त तक नहीं हुआ, अभी निर्वृत्ति अपर्याप्त तक है, तो उस समय ही तक सासादन बना। इसके बाद वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है, जैसे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही। तो ये भी सासादन गुणस्थान की स्थिति में बन जाया करता है। शरीर निर्वृत्ति अपर्याप्त तक, पर्याप्ति नियम से पूर्ण होंगी, लेकिन जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उसके पहले ही, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक ही रहेगा, और इसके बाद वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? कितनी अच्छी बात है। थोड़ी चिंतन के लिए भी आप सबको अवसर मिलेगा कि ज़रा विचार करो कि एक गुण स्थान के बारे में हम विचार करें तो किस किस तरीके से विचार कर सकते हैं, कैसे कैसे हम चिंतन कर सकते हैं। अकेला एक ही गुण स्थान के बारे में चिंतन करो। प्रथमोपम से च्युत होता है सासादन सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपम से च्युत होकर के यदि मरण करे तो कहाँ जाएगा? प्रथमोपम से च्युत होकर के सासादन सम्यक दृष्टि आता है, तो वही मरण करे तो कहाँ कहाँ जा सकता है? विग्रह गति समाप्त सासादन, निर्वृत्ति अपर्याप्त समाप्त सासादन। अच्छा है ना विषय? जरा चिंतन करो। अब है देखो, क्रोध प्रेरित सासादन। देखो कितनी अच्छी बात कही, क्रोध से प्रेरित सासादन। उपशम सम्यक्त्व का काल कम से कम 1 समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को प्राप्त करता है। सुवह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से किसी का भी उदय आ जाए, चारों में से, तो तुरंत ही सासादन गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। उस जीव के यदि अनंतानुबंधी क्रोध के उदय निमित्त को लेकर के आया है तो क्या हो गया? क्रोध प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि जीव। और मान लो मान प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि जीव, जो जीव अनंतानुबंधी मान कसाय के उदय से दूसरे गुणस्थान में आया है तो मान प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि जीव। माया प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि जीव, जो जीव अनंतानुबंधी माया कसाय के उदय से सासादन गुणस्थान में आया है तो वो माया प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि रहेगा। और जो जीव लोभ प्रेरित, जो जीव अनंतानुबंधी लोभ कसाय के उदय से सासादन गुणस्थान को प्राप्त हो गया है, वह लोभ प्रेरित सासादन सम्यक दृष्टि जीव है। वैसे क्षुल्लक सहजानंद वर्णी जी का ये चिंतन अपने आप में बहुत अच्छा है। अपन सामान्य से कह देते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय का, किसी भी एक कसाय का उदय होने पर दूसरा गुणस्थान बन जाता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा क्रोध से प्रेरित सासादन, मान से प्रेरित सासादन, माया से प्रेरित सासादन और लोभ से प्रेरित, यानी कि चारों कसायों में जिस कसाय की तीव्रता से वह प्रथमोपम सम्यक से च्युत हुआ है तो वह
उस कसाय संबंधी सासाधन गुणस्थान अपन कह सकते, कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार अन्य अपेक्षाओं से भी हम लगा सकते हैं। अब देखो, सासाधन गुणस्थान में मरण करके जीव कहाँ उत्पन्न होता है? सूक्ष्म में नहीं जाता। वादर एक इंद्री, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री में उत्पन्न हो सकता, कोई बाधा नहीं है। और ये अपर्याप्त अवस्था में ही रहेगा दूसरा गुणस्थान, पर्याप्त तक होते ही पहला गुणस्थान आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी अपन लगा सकते हैं। अब सासाधन गुणस्थान में धर्म ध्यान कौन सा होगा? अरे धर्म ध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही होते हैं। पहले गुणस्थान में भी आर्त रौद्र ध्यान होते हैं। भले मिथ्या दृष्टि अच्छे से भक्ति भाव से पूजा कर रहा हो, लेकिन शुभ भाव तो है, लेकिन हम उसको धर्म ध्यान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव, देखो साधन गुणस्थान और मिथ्यात्व गुणस्थान में शुभ भाव होना अलग चीज़ है और शुभ ध्यान होना अलग चीज़ है। शुभ ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान नहीं होता। धर्म की क्रियाएं तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की परिणति जो है वो धर्ममय नहीं हो सकती, क्योंकि अनंत अनुबंधी कषाय का उदय रहता है, मिथ्यात्व का उदय रहता है, उसके साथ में धर्ममय परिणति नहीं हो सकती। लेकिन सोचो, कल अपन लोगों ने मिथ्यात्व गुणस्थान की विशेषताएं जानी थी कि वो पहला गुणस्थान वर्ती जो मिथ्यात्व के साथ है, अभी आर्त और ध्यान करता है, लेकिन उसके साथ भी कषाय की मंदता में संयम लेने के भाव कर लेता है और प्रथमोपम सम्यक्त्व के साथ में वह सप्तम गुणस्थान में पहुंच जाता है, पंचम गुणस्थान को छू लेता है। ये सब परिणाम होते कषाय की मंदता में, लेकिन फिर भी आचार्यों ने वहाँ पर धर्म ध्यान नहीं कहा, शुभ भाव कहे हैं। शुभ भाव होते उन विशुद्ध परिणामों से, कषाय की मंदता में जो विशुद्ध परिणाम हुए हैं, उन मंदता में इस तरह की परिणति हो जाती है, ठीक है। और एक बात है, एक समय में एक जीव के एक ही ध्यान होता है। आर्त रौद्र ध्यान में से यदि पीड़ा चिंतन हो रहा है या निदान हो रहा है तो एक समय में एक ही ध्यान होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और सासाधन गुणस्थान की विशेषताओं को अपन जान सकते हैं। देखो, इस गुणस्थान की और क्या विशेषता है कि इस गुणस्थान में जबकि अनंत अनुबंधी के उदय से ये गुणस्थान बना है, फिर भी इसे औदयिक भाव में नहीं डाला। इसे औदयिक नहीं कहेंगे, इसे हम पारिणामिक कहेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि पहले से चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से ये 4 गुणस्थान होते हैं। इसलिए दूसरे गुणस्थान में कौन सा भाव होगा? तो पारिणामिक भाव होगा, क्योंकि यहाँ दर्शन मोहिनी का ना तो उदय है, ना उपसम है, न क्षयोपसम है, न क्षय है। इसलिए इस गुणस्थान को हम पारिणामिक भाव कहते हैं। भले अनंतानुबंधी का उदय है, इसको औदय कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसकी विवक्षा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो दर्शन मोहिनी की विवक्षा है। अब देखो, इस गुणस्थान का एक नाम और आचार्यों ने लिखा, इस गुणस्थानवर्ती जीव का नाम सान, इस सांकेतिक संक्षिप्त नाम है। सा यानी सहित, अन यानी अनंतानुबंधी से, जो अनंतानुबंधी कसाय के उदय से सहित है उसे सान कहते हैं। आगे समझें। और अनंतानुबंधी कसाय का उदय पहले गुणस्थान में भी है, लेकिन वहाँ पर तो मिथ्यात्व की मुख्यता है, मिथ्यात्व से सहित है अनंतानुबंधी, लेकिन दूसरे गुणस्थान में सिर्फ अनंतानुबंधी से सहित है। इस अपेक्षा से इसको सासाधन सा छोटा रूप दिया है। मूल में तो प्रसिद्धि पाई है, तो सासाधन शब्द नहीं पाई है। तो सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान का उदय, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय का ही उदय रहता है। तो सासाधन सम्यक दृष्टि को सान भी कहते हैं। तो सासाधन सम्यक दृष्टि
सासादन, सासन, सान आदि सब एकार्थ वाचक हैं। इस प्रकार से आज अपन सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सासादन गुणस्थान की विशेषताओं को जाना और समझा। ठीक है।